मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल का दिन अदालत के हवाले से खासा अहम है। कल इद्दत में निकाह केस का महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो केस फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है, कल इस केस की दोबारा समाअत होने जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से PTI से मुज़ाकरात की बात की गई है, मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन PTI की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब बानी PTI बाहर आ जाएंगे तो मुज़ाकरात की बात होगी। बजट की मंजूरी के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज उस पर खासा एतराज़ उठाया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कौम को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बेवकूफ़ बनाने की शायद कोशिश की जा रही है। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फ़ा। मुलाकात होगी वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। GDA से हमें ज्वाइन किया है सायरा बानो साहिबा ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बानी PTI इमरान खान साहब की रिहाई, कितना इम्कान है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? क्योंकि इद्दत में निकाह केस का जो फ़ैसला है, ये महफूज फ़ैसला, ये कल सुनाया जाएगा और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है या ख्वाहिश का इजहार किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब जो PTI या बानी PTI के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो ये चाहेंगे और हर मरतबा जब भी कोई ऐसा उनको उम्मीद कहीं नज़र आएगी तो उनको लगेगा कि हो सकता है कि बानी PTI रिहा हो जाएं। और अब तो 1 साल मुकम्मल होने को है उनको जेल में बंद हुए हुए, तो क्या लगता है आपको, रिहा हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई। ये मेरी और आपकी कितनी बदकिस्मती है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां फैसले कवानीन और आइन के मुताबिक नहीं होते, बल्कि आपको जेलों में डाला जाता है ख्वाहिशात पे, आपके ऊपर झूठे मुकदमात बना के, और बाहर आने के लिए भी हमारा आज का प्रोग्राम हो रहा है इम्कान पे। अगर मैं आइन और कानून को देखूं और इस मुल्क में पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का जेल के अंदर होना बनता नहीं है। और कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे मुल्क में अब इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत किसी की शादी तक को मनसूख किया जा सकता है। ये अनहोनी भी हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। और जितने भी केसेस जिन्होंने बनाए थे, भोंडे थे, बेबुनियाद थे, चाहे वो दहशत गर्दी के थे, लेकिन जो एक सोशल फैब्रिक है किसी भी मुआशरे का, उसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो आपका घर है किसी भी मुआशरे का। तो घर तोड़ना बहरहाल और निकाह को तनसीख करना, कभी भी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि उसमें रियासत इतना माशाल्लाह से अपनी एफर्ट्स पुट करे। और जिस तरह से डिले किया जा रहा है फैसले को, जिस तरह से लटकाया गया, जिस तरह से तज़हीक, गंदी गलीज किस्म की वहां पे आपको पता है कि बहसें हुई कोर्ट के अंदर, और इंतहाई शर्मनाक। अगर मैं पाकिस्तान के आइन को देखूं, कानून को देखूं, तो खान साहब का, उनकी अहलिया का, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब का इस वक्त जेल के अंदर होना बनता नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे जो रस्म है, जो दस्तूर है, उसको देखूं, जो रिवाज बन पड़ा है, तो फिर कल पता चल जाएगा कि किसकी ख्वाहिश है उनको मजीद अंदर कह रखने रही है की। ना, जिस और मामले ये को आप शर्मनाक, मुसर्रत साहिबा, होना चाहिए। जिस मामले को आप शर्मनाक कह रही हैं, इस पर अभी भी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जब तकारीर होती हैं और जब हुकूमती बेंचेस से तकारीर होती हैं तो उस वक्त भी इसका हवाला देते हुए आप पर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। तो अगर ये मामला इतना शर्मनाक है तो ये सिर्फ इस PTI को ही ये मामला या PTI के सपोर्टर्स को ये मामला शर्मनाक नज़र आता है, इत्तेहादी जमातों के जो मेंबरान असम्बली हैं या सेनेटर्स हैं उनको नज़र नहीं आता है? देखें, ये किसी मुआशरे की पस्ती की और अथाह गहराइयों में गिरने की सबसे जिंदा जावेद मिसाल इस वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बना बैठा है कि ऐवान के अंदर इस मुल्क के देखें, चाहे ठीक है फॉर्म 47 की पैदावार है ये मेजोरिटी इनकी, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ की जुबान है, अभी नहीं पहले से ही जो नवाज शरीफ साहब जुबान इस्तेमाल करते रहे बेनजीर साहिबा की किरदार कुशी के लिए, और जो कुछ भी हुआ वो मैं उसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहती, बच्चा बच्चा पत्ता पत्ता जाने हैं। बट ये जो निकाह जरदारी साहब और बेनजीर साहिबा का, तब भी ये एफर्ट नहीं हुई थी, चाहे डिक्टेटर था जिया, ठीक है,
और जो इस वक्त जो भोंडी किस्म की और किसी की किरदार कुशी करने की जो ख्वाहिश है, किसी को गंदा करने की ख्वाहिश है, देखें अल्लाह ताला जब किसी को इज्जतों से नवाज देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ठीक। जिसको अल्लाह ताला इज्जत, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, इज्जत डाल दे, आप नहीं निकाल सकते। ये जितना जल्दी ये जो इस केस के पीछे पड़े हुए हैं समझ लेंगे, उनको उतनी उनके लिए भी अल्लाह आसानियां करेगा। और जो देखें ये तो शुरू से होता आ रहा है इस मुल्क में कि ऑडियो वीडियो वीडियो बना के डराना, लेकिन ये वाला कभी नहीं हुआ। हम एज ए खातून मतलब हमारा ना सिर्फ दिल दुखी होता है कि इस मुल्क में सियासत करना ठीक। कितना मुश्किल हो गया है कि हमें यानी कि हमारे घर को मतलब हमारी फैमिली लाइफ को इस लेवल तक हिट किया जा सकता है। उसकी बहरहाल मेरा नहीं ख्याल, अगर आपके नॉलेज में है, कि किसी भी जहां पे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, जहां पे किसी का बदतरीन जितना भी सियासी मुखालिफ है, इस पॉइंट तरह से टेकन कभी मुशर्रफ किसी के साहिबा। खिलाफ इस्लामी कार्रवाई नहीं की गई। ठीक। सायरा बानो साहब, आपकी तरफ आते हुए मैंने राना सनाउल्लाह साहब को टेलीविज़न में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहते हुए सुना है कि जी अगर बानी पीटीआई को इस केस में भी रिलीफ मिल गया जिस तरह बाकी केसेस में रिलीफ मिला है, तो हो सकता है कि किसी न किसी और केस में उनको, जिस तरह वो भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ख्वाजा आसिफ साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक मशवरा दिया था जब वो तकरीर करने लगे थे कि उनको फिर किसी और केस में वही जो मशवरा दिया था वो कर दिया जाएगा, यानी कि रिहा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो हीलिंग टच की बात होती आ रही 8 फरवरी के बाद से, क्या ये हीलिंग टच होगा अगर बानी पीटीआई या बानी पीटीआई के बाहर निकलना ज़रूरी है इस हीलिंग टच के लिए? अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रूरी है। अभी जो आपने बातें की हैं ये मैं आप जब शुरू में इंट्रो करवा रहे थे तो मैं पॉइंट्स लिख रही थी कि जैसे आज हुआ कि काफ़ी इस पे बड़े व्लॉग्स और सब चीज़ें हुई जो क्या कहते हैं, उमर अयूब साहब ने बोला कि, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि है ना वो मांग रहे हैं। तो जाहिर है तो जब उन्होंने पहले अपने लीडर की रिहाई का बोला है तो मैं राना सनाउल्लाह साहब के बयान का ही आपको हवाला देने लगी थी कि जब वो बैठ के कहेंगे कि इस केस से निकलेंगे तो हम मैक्सिमम उनको रखेंगे कोई दूसरा केस डाल के। तो और फिर जैसे आपने बोला कि इनको तुन दो, क्योंकि ये लफ्ज आजकल हमारे पीडीएम का फेवरेट लफ्ज है कि वो मुख्तलिफ, वो कहते हैं ना कि वो आसमान की तरफ मुंह करके और ये अल्फाज का विर्द करते हैं। तो उनको समझे 24 करोड़ आवाम को आप लोगों ने इस आईएमएफ के बजट से और इस महंगाई से, इन बिजली के बिलों से तुम तो दिया हम लोगों को, और किस किस को तुमने इस तुम तुनाने के चक्रों में मुल्क को इस जगह पर तो लेकर आ गए हैं। आपने अभी इद्दत केस की बात की, शर्मनाक केस है कि जिसकी वो हंसी आती है। मैं एक खातून हूँ, एक खातून से बढ़कर कोई कैसे जान सकता है कि ये इस चीज का क्या है या क्या नहीं है। मगर वही बात है कि जब हम इखलाक की गिरावट पस्तियों में चले जाएं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल मैं एक रऊफ कलासरा साहब का बहुत पुराना क्लिप सुन रही थी, काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम, जिसमें एहतराम के साथ शहबाज शरीफ साहब की निजी जिंदगी को उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो क्या कहते हैं, जोर जबरदस्ती से डिवोर्स होती थी और उसके बाद सारा कुछ होता था। तो वही बात है ना कि आप एक उंगली आपकी तरफ जाएगी तो 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा करेंगे अगर आप किसी की तरफ करेंगे। तो समझ नहीं आ रही कि क्या, लेकिन अब खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम कर ले। और अब तो सबको समझ आ गई है और आपको और हमें सबको पता है कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये सियासी बुनियाद पर केस बनाकर कि जब तक कि क्या क्या माफी मंगवानी है, किसी को गिड़गिड़वाना है, घुटनों पर लेकर आना है, क्या करना है, इस मुल्क के ऊपर रहम कर ले। और जिनकी शह पर आप लोग तुमने का मशवरा दे रहे, वो शह रहेगी तो नहीं ना हमेशा, कभी तो हाथ हटेगा, बिल्कुल ठीक, पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। आप अभी बात जब कर रही थी सायरा बानो साहिबा और मुशर्रफ साहिबा भी जब बात कर रही थी, इस दौरान मैंने देखा है कि इख्तियार वली साहब को मैं साथ साथ स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि शदीद गुस्से में मुझे दिखाई देते हैं। इख्तियार वली साहब मुझे लग रहा है कि सुनकर बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो क्या जो सायरा बानो साहिबा ने भी कहा है और मुशर्रफ साहिबा ने भी कहा है कि ये मामला इद्दत में निकाह केस का ये शर्मनाक है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ अली मुमताज, ये दोनों खवातीन ने अपनी गुफ्तगू की है, उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया। लेकिन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, चले, और फिर कौम के सामने ये सवाल रख देता हूँ कि तलाक के केसेस कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं? बेशुमार, लातादाद। इतने क्यों को फलाना भगा के ले गया है?
स्टेट ने, रियासत ने तो इन पे कोई केस नहीं किया ना। शहबाज शरीफ उसमें कोई मुद्दई तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने कोई FIR तो दर्ज, उसका अपना हस्बैंड कहता है, उसका अपना खामन कहता है कि फलां बंदा मेरे घर आता था, मेरी बीवी के साथ इससे ताल्लुकात बनाए, उसको बहलाया बुसकाया और उसको भगा के ले गया, तो ये तो उसका मुकदमा है। चलें, एक सवाल इस पर आपको मैं इजाफी पुट कर लेता हूं, उसका भी साथ में जवाब दे दीजिएगा। इख्तियार साहब, एक सवाल आप उसमें जवाब में आप शामिल कर लीजिएगा। अली मुमताज जरा मुझे बोल, मैं कह रहा हूं जवाब अपना लंबा बेशक दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, सिर्फ ये सुन लें। आपने कहा कि स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो जो वकील साहब थे जिन्होंने खावर मानिका साहब पर हमला किया था या थप्पड़ उनको मारा था, तो वही इस्लामाबाद पुलिस जो कि आप ही की गवर्नमेंट है, तो आपकी पुलिस हुई, मतलब आपको जवाब दे, आप ही चला रहे हैं, आपकी मर्जी की IG लगे हुए हैं। तो वो वकील साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने रऊफ़ हसन साहब पर हमला किया था उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो अभी ये शय की भी बात की थी सायरा बानो साहिबा ने कि शय कौन दे रहा है, तो ये मामले उस तरफ कनेक्ट किए जा रहे हैं। अली मुमताज भाई, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वो दोनों खवातीन कर रही है। आप एंकर हैं, आपने मुझे पहले तो मेरा मोशन ही आपने तोड़ दिया। आप सवाल के ऊपर दूसरा सवाल करते तो मेरा जवाब ही सुन लेते। चलें जी, बताएं। इससे ये तासुर जाता है कि मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के 3 तर्जुमानों से बोल रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। 3 लोगों से लेकिन सवाल तो मैं उनसे भी सवाल तो मैं उन्हें भी पुट करूंगा जब मुझे करना होगा। सवाल तो मैं उन्हें भी पुट करूंगा, आपको भी सवाल पुट करूंगा। सवाल पुट करने से आप किसी को तर्जुमान नहीं डिक्लेयर कर सकते। मुझे आपने नहीं, सवाल आप करें, जरूर करें, लेकिन मुझे जो सवाल किया उसका जवाब तो दे लेने दे। मैंने तो अपना मौकफ भी नहीं दिया। उन्होंने वहां पर बात यह है कि झगड़ा खावर मानिका और बुशरा मानिका का है। ये अभी तय होना है कि ये बुशरा मानिका है या ये इमरान मानिका या इमरान बुशरा इमरान है। ये तो अभी तय होना अदालत का काम है। मैं तो अभी आपको वही कह रहा था, लेकिन वो खवातीन जो है उसमें ला रही है दोनों खवातीन शहबाज शरीफ को, PDM की हुकूमत को। ओ भाई, उन्होंने तलाक कराई थी, उन्होंने निकाह कराया था, दूसरी बार निकाह में हम गवाह बैठे हुए थे, हमने कहा था कि इसको छोड़ दो और इसको रख लो। ये नहीं है, इस तरह मत करें। आप खुद भी खवातीन है, लाजिमी बात है, आपका अपना घर भी होगा, बच्चे भी होंगे, खान भी होंगे, कुछ तो देख लें। हर बात में इतनी गंदी और इतनी आलूदा सियासत डालने की जरूरत नहीं है। अली मुमताज साहब, अब अभी अपना दूसरा सवाल करें। जी, दूसरा सवाल तो मैंने साथ ही पुट कर दिया था आपको इख्तियार वली साहब। मैंने कह दिया था कि स्टेट इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन खावर मानिका के साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत और बड़ा उनका ख्याल रखा जा रहा है कि जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, और उनके वकील जो थे जिन्होंने उन पर हमला किया था उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मुझे ये बताइए कि आपकी हमदर्दियां खावर मानिका के साथ है या आपकी हमदर्दियां जो है वो रऊफ हसन साहब के साथ है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मेरी दोनों के साथ हमदर्दियां हैं। मैं ये चाहता हूं इख्तियार वली साहब के इंसाफ बराबरी के साथ होना चाहिए ना, दोनों के साथ गलत हुआ नहीं होना चाहिए था। रियासत की पुलिस का, रियासत के जितने यूनिफॉर्म पर्सनल है, उनकी ड्यूटी है कि वो दोनों मुलजिमान को पकड़ेंगे। कुछ मुलजिमान, आपको पता है कि आपके मुल्क में बहुत सारे केसेस अनट्रेस्ड भी रह जाते हैं, बहुत सारे लोग मुजरिम नहीं भी पकड़े जाते, बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उस बंदे की शनाख्त आसान इसलिए थी कि दैट वाज जो वाकया हुआ था वो कोर्ट में हुआ था और सब लोगों ने उसकी निशानदेही की, इसलिए उसका छुपना मुश्किल, उसको पॉइंट आउट करके उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जो लोग रऊफ हसन साहब पे, मैं पहले उसकी मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। पॉलिटिकल लोगों पर इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। मैं खुद पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड बंदा हूँ, मैं इस मुल्क की 14 जेलें काट चुका हूँ। ये 2 खवातीन को शायद ना हो पता, लेकिन आपको पता है कि मुझसे रियासती तशद्दुद में मुझसे 3 नाखून निकाले गए, मेरी 4 उंगलियां 8 जगहों से तोड़ी गई। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे बंदे पे तशद्दुद हो और मैं उसकी तारीफ करूं या मैं उसकी जो है तो मैं उस पर खामोश हो जाऊं। आई डोंट लाइक वी नेवर सपोर्ट, मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसको इस तरह जोड़ना कि रऊफ हसन के मुलजिमान खुले फिर रहे और खावर मानिका पर हमला करने वाला बंदा जो है तो वो पकड़ा गया है। ठीक, वो ठीक है। I've taken your point कि वो आइडेंटिफाई हुए या आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, जिसकी शनाख्त इजी थी उसको पकड़ लिया गया और उनको पकड़ लिया गया। चलें, एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद जब लौट कर वापस आएंगे तो जो अभी इख्तियार साहब ने पॉइंट रेज किया है कि इसमें केस में जो इद्दत में निकाह केस है, इसमें स्टेट
मुद्दई नहीं है। खावर मानेका साहब का शौहर जो हैं वो इसमें मुद्दई हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी मुसर्रत साहबा, आपने इख्तियार साहब की बात सुनी और उनका ये कहना और इसके पीछे लॉजिक है कि जो केस है इद्दत में निकाह केस, इसमें मुद्दई साहब का शौहर खावर मानेका साहब हैं, स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है और जो उनके साथ हुआ वो अदालत में हुआ, सबने देखा और जो वकील साहब थे आइडेंटिफाई चूंकि हो गए थे तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, एक तो इख्तियार भाई ही इज़ माशाल्लाह इंटेलिजेंट पर्सन और मुझे उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। देखें, टॉक शो के अंदर वो जो मर्जी बोले, लेकिन जो फैक्ट्स है, हकीकत है, वो ये है कि खावर मानेका जो है उसकी गैरत शायद एक फिल्म गजनी थी, उसका कोई पार्ट 3-2 है कि जो कई सालों के बाद जागी और उस वक्त जागी जब उसके ऊपर मुकदमात बने और वो जेर हिरासत रहा। इख्तियार भाई अपनी बारी पे बता दें कि वो किन के जेर हिरासत था, वो कौन थी, वो गवर्नमेंट थी, रियासत थी, उसका क्या नाम है, एक बात। दूसरी बात ये भी एक क्या हसीन इत्तफाक है कि इतने महंगे महंगे जो लॉयर्स हैं, जो मैं उनको बिल्कुल रियासत स्पॉन्सर्ड लॉयर्स कहूंगी। और दूसरी जो अहम बात है, जिस तरह से इस केस को घसीटा गया, जिस तरह से इसका मीडिया ट्रायल किया गया और जिस तरह से देखें इन्होंने बात की, बिल्कुल हम फैमिली वाली खवातीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जतदार घरानों से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, अली हो, वो इख्तियार भाई हो, वो मैं हूँ, वो सायरा हूँ, हम सारे फैमिलीज वाले हैं। सबके घरों में हमारे घरों में खामद है तो आपके घरों में बहू बहनें बेटियां हैं। अल्लाह ना करे कि सियासी विक्टिमाइजेशन में कभी मेरे किसी बदतरीन दुश्मन की बहू बहन बेटी के साथ भी इस तरह से हो। और मेरी हमदर्दी है कि अगर इख्तियार भाई के ऊपर इस तरह से जुल्म हुआ, टॉर्चर हुआ, जिनके साथ एक दफा हो गया है ना, वो अगर उनके अंदर इंसानियत है, इवन ना भी हुआ और अगर वो हलाल के हैं, तो वो कभी भी जो इस तरह की घिनौनी, देखो रियासत जो टॉर्चर है उसकी दो किस्में हैं, एक वो जो फिजिकल टॉर्चर, एक वो है जो आपके किरदार के ऊपर टॉर्चर किया जाता है और ये ऐसे नकूश आपके मुआशरे और सोसाइटी के ऊपर छोड़ता है जिसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। आपका मुआशरे का फैब्रिक इस तरह से तार तार हुआ है, इस तरह से लोगों की इज्जतें इस तरह से तार तार की जा रही हैं और कहीं कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा ये ख्याल है मुसर्रत साहिबा, हम अपनी सोसाइटी को अगर इसके अलावा भी देखें तो क्या सिखा रहे हैं? अभी आपके एमएनए साहब ने जो कौमी असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो बात कही, जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए, वो भी तो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। आई एग्री, बट वो एक मर्द, दो डिफरेंट किस्म की टर्म्स है। मैं उसको बिल्कुल भी ना डिफेंड करी ना जस्टिफाई करी। ख्वाजा आसिफ मुंह खोलता है तो लोगों की औरतों के ऊपर गाली देता है। वो एक मर्द ने मर्द को बात की। मैं ये कहती हूँ गालियां मर्द मर्दों को दे, इसमें बहनें, माएं, बेटियां, वो हमें बाकियात कहता है, वो हमें अलाइशे कहता है। इसके घर में इसकी अपनी बेटी बहन नहीं है, मैं उसको गाली नहीं दूंगी। जो रिहाना डार के साथ इस घटिया आदमी ने किया, जो शीरी मजारी टीचर, एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी खातून के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस जो इस शख्स ने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो शुक्र मैं इस चीज का भी चलो करती हूँ कि उसने इनकी औरतों को, इसकी बहन को, मरियम को, किसी को गाली नहीं निकाली। एक मर्द ने मर्द को बात की, वो भी गलत है। लेकिन हमारा मुआशरा देखो जिस तरफ चला गया है, इसमें मुझे नहीं पता कहाँ वापसी होगी, कहाँ ब्रेक लगेगी और कहाँ हम सुलझेंगे। और अगर आज भी इख्तियार भाई जैसे बैकग्राउंड वाला शख्स भी इस केस को, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस केस को डिफेंड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी भले जितनी मर्जी इमरान खान साहब के साथ सियासी मुखालफत हो, लेकिन किसी की मैरिटल लाइफ को और किसी की जिस तरह से अभी भी किरदार कुशी करने की उन्होंने कोशिश की है। देखें, मैं ये कहती हूं कि मैं इनको गलत कहूं या मुझे कहें, जो आपके 22-25 करोड़ लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने इंटेलिजेंट है, मेरे और इनसे कहीं ज्यादा ज़हीन लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो जज कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें लोगों ने इनको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर दिया कि ये फॉर्म 47 के तहत आए। और आज जो एक, आपको पता है कि एक बैरून मुल्क में, अमेरिका में जिस तरह से एक करारदाद पेश की गई है, तो उसके ऊपर कल फॉर्म 47 वाले जो मैंडेट चोर हैं वो कल एक करारदाद लेके आ रहे हैं कि जी हमने जो मैंडेट चोरी किया है, हम ये करारदाद पेश करते हैं कि हम चोर नहीं है। ये तो इस मुल्क में हो रहा है। हम कहां से इंसाफ मांगे उनसे जिन्होंने मेरी बात सुने? क्या ये हल्फ उठाते हैं? क्या अगर बातें इस तरह से फैसले होने कि ये जो ऐवान है
क्या ये आईनी है, क्या ये कानूनी है, क्या ये मैंडेट के ठीक तहत हो आए गया। हैं? इस मुल्क की सबसे बड़े सूबे की जो सीएम है, इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो अवाम के वोटों से आया है? जी आप छोड़ दें इद्दत केस, वो तो लोग समझ ही रहे हैं। और ये सारे इस तरह के केसेस बना के ना सिर्फ अपनी इज्जतें घटा रहे हैं, ना सिर्फ अपना वोट बैंक तो ये खत्म कर ही चुके हैं, अब ये अली मुआशरे के अंदर इन्होंने मुमताज, ठीक है, अपने मैं आपकी तरफ आता हूँ इख्तियार साहब। हम भी यहाँ मौजूद हैं, पैदा सर मैं किया, आ रहा हूँ, अपने मैं आ रहा मौजूद हूँ, हैं। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। आपको भी मैंने रोका नहीं था, आपने बात तसल्ली से मुकम्मल की थी। सायरा बानो साहिबा, नहीं नहीं, ये जो मैं देख रहा आपने हूँ। बात जितनी करनी थी तसल्ली से आपने मुकम्मल की, फिर उसके बाद पता नहीं शायद आपको कोई मैसेज आ गया तो आपने कहा चलें इस मर्तबा के लिए इतना ही जवाब काफ़ी था। सायरा बानो साहिबा, ये कितना ज़रूरी है मुज़ाकरात? एसी का रिमोट देख रहा था। अच्छा, एसी का रिमोट। मुज़ाकरात कितने ज़रूरी हैं सायरा बानो साहिबा हालात को बेहतर बनाने के लिए? जी, मुज़ाकरात ही होने चाहिए। और जैसे कहते हैं कि सियासतदानों के सियासतदान नहीं, उस टेबल के ऊपर सियासतदान भी, हमारी अदलिया भी, हमारी स्टैब्लिशमेंट भी, और ये जो सहाफती तबका है, ये जब तक, और ब्यूरोक्रेसी, जब तक ये 5 लोग मिलके बैठ के अपनी हदूदों कयूद का तयन नहीं करते, तो ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। ये खींचा तानी रहेगी। आज आपने मौलाना फजल रहमान साहब के भी बयानात सुने, और फिर जो ऑपरेशन, क्या अदम इस्तेहकाम, अज़्मे अदम इस्तेहकाम। इस्तेहकाम भाई, अज़्मे इस्तेहकाम, उसके लिए जिस तरीके से अब आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा और जो उन्होंने आज कहा है, तो मुझे बताएं कि कैसे होगा, कैसे होगा? पहले तो जब कोई चीज होती थी तो आवाम साथ होती थी, अभी तो आवाम ही उठ खड़ी हुई है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आप यकीन नहीं करें, मतलब एक लम्हे में लगता है कि अच्छा ये होना चाहिए, इससे हालात में कोई सुधार पैदा होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं, वाह, कि इस खींचा तानी में कुछ किसकी टूट अना ना सायरा जाए। साहिबा, किसकी अना? कभी किया ना, सबको एक एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा। अब वो है तो नहीं से, अब आप शहबाज देखिए शरीफ कि साहब में जिनके तो अना पास ना हुई ना, ताकत है, अगर अना होती तो वो मुज़ाकरात की पेशकश ना करते। तो वो देखिए, अब वो उनकी पेशकश तो कोई मान नहीं रहा ना। मतलब आप मुझे बताएं कि जिनका वजीर खजाना भी नहीं, जो बजट भी नहीं खुद बनाया, आईएमएफ वाले बजट बना के देते हैं, जो एक 12 कहूं पुल का आईएमएफ बजट का एसआईएफसी, जो भी सारा क्रेडिट आप चीफ को दें, तो फिर आप उनसे क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं? मोहसिन नकवी को इधर से उधर नहीं कर सके, वजीर दाखिला उनका नहीं, उनके ऊपर इसहाक डार ला के बिठा दिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अजीब से मामला चल रहे हैं। एक वहां पर वो होता है, शीम मीम का झगड़ा चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या वो करते हैं। खैर हम लोग तो ऐवान में है नहीं, लेकिन हम मशवरा ही दे सकते हैं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम कर ले, अब इसको तजर्बागाह ना बनाए। 73 ठीक। साल इसी उसमें गोरख धंधे में हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब ये जो 25 करोड़ आवाम है, जो दिन ब दिन वो कहते हैं ना कि बस अब तो खत्म ही। मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई, उस महंगाई का कोई सद्देबाब नहीं, सिर्फ इनके एदादो शुमार, बातें बस अजीब सा है। ठीक, मुझे नहीं इख्तियार समझ आ साहब, रही। सवाल पूछूं आप या आप खुद ही से अपना जवाब तैयार किए बैठे हैं? नहीं, आपका सवाल तो बड़ा इजाफी हो जाएगा, पहले इनका जवाब तो जी जी, दे दें दे ये दें। देखें, मेरी ये प्यारी बहन मुसरत बहन कह रही है कि ये हलफ उठाए कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये रियासत ये कर रही है, रियासत वो कर रही है। इनको कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत और 45 वाली ये बात जो है इसको हल करते हैं। चले आए, एक हलफ पहले आप उठा लें कि 2018 में आप किस तरह आए थे? क्या आप सिलेक्टेड नहीं थे? क्या जनरल बाजवा नहीं लाया था आपको? क्या साकिब निसार उस जैसे लोग जज आपको नहीं लाए थे? क्या नवाज शरीफ को और मरियम को, जिनका आप दुखड़ा रो रही है कि वो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो उस्मान बुज़दार से बेहतर नहीं है? और उसी मरियम को और उसी नवाज शरीफ को जेल में रखकर इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाया गया? क्या वो बन सकता था वजीर आजम? नहीं बन सकता था। बहन, आपको भी पता है, ये आपको भी पता है, ये दुनिया जानती है कि आपकी हुकूमत को, आपके वजीर आजम को, आपके लीडर को सिलेक्टेड का खिताब इसीलिए दिया गया था बिकॉज ही वाज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वाज बीन सेलेक्टेड बाय जनरल बाजवा। और फिर आपके जो अपने वजीर और मुशीर थे, आपका इंटीरियर मिनिस्टर, ये दूसरी मेरी बहन जो है सायरा बानो, ये इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रही है, मोहसिन नकवी की। इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो कहता होता था कि आर्मी चीफ जो होता है वो
कौम का बाप होता है, वो कौम का बाप होता है। फिर उनको वसीम बादामी ने बड़े अच्छा ही कहा था अपने शो में कि यार ये बाप जो है ये 3 साल बाद बदल जाता है, लिहाजा कोई और टर्मिनोलॉजी निकालो, ये वाली टर्मिनोलॉजी आपकी ठीक नहीं है। तो पहले आप उसको बाप मनाते थे। वैसे आप क्या मानते हैं? आपका मकसद वहां से नहीं निकल, हम उसको आर्मी चीफ जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके कैमरे पर, आपके चैनल पे कह रहे हैं। और ये हलफ का भी मुझे, क्योंकि वक्फा आपने बीच में दिया था तो ये भी लें, आपने कहा हलफ ये उठाएं, तो वो कहेंगे आप उठाएं, आप कहेंगे वो उठाएं, ये आपस में समीउल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह चलता रहेगा। तो ये बैक वक्त हलफ हो सकता है, दोनों एक ही वक्त पे बयान दे दें, हलफ उठा लें। मैं मुसर्रत यही कह रहा हूँ, 5-6 साल से हल तलब है, उनको तो हल कर लेना। क्या आपका जो बजट था वो आपने पेश किया था? क्या ये स्टेट बैंक जी के नहीं है? ये अमेरिका में लॉबिंग फर्म, आपने अपने पैसे यहां से, जो करप्शन आपकी हुकूमत में हुई, आज आप अमेरिका में नहीं लगा रहे हैं, जो आपके हक में करारदादी पेश कर रहे हैं, मुफ्त में हो रही है, मुफ्त में नहीं हो रही है मेरी बहन। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वहां इस्तेमाल हो रहा है, जीविश लॉबी में बट रहा है। ब्रॉड शेयरमैन कौन है? वो क्यों आपकी हिमायत करता है? इजराइल से फंड नहीं आए आपकी जमात के पास, इंडिया से फंड नहीं आए। कोई जमात पाकिस्तान की अगर इंडिया से या इजराइल से 10 रुपए का चंदा ले लेती, आप उनको तुन के रख देते। ठीक, अच्छा, अब आपने तुनने की बात कर ही दी है और सायरा साहिबा ने भी पहले इसका हवाला दिया है। ये उस्मान बुज़दार का आपने कहा कि मरियम साहिबा उस्मान बुज़दार से बेहतर सीएम है। करो तो रामलीला और कोई और करे तो फिर कुछ और चीज जी। इख्तियार साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब को आपने नहीं चुना, आपकी गवर्नमेंट ने। इनकी पार्टी को चले गए। नहीं, हमारा क्या था, वो बेचारा पहले से चुना हुआ बंदा है, उसको फराग गुगी ने चुन के रखा हुआ था, उसको बुशरा बीबी ने चुन के रखा हुआ था, उसको वो कौन को सब एक गुजर था उसने चुन के रखा हुआ था, हाँ। उसको जुल्फी बुखारी ने चुन के रखा हुआ था, उसको इनके अपने लीडर खान साहब ने चुन के रखा हुआ था। वो भी तो पहले से ग्रिल हुआ वो शुतर मर गया, उसको क्या करना है? उसको छोड़े, वो अपना काम करेगा। उसको बहुत ही मासूम और बेचारा बंदा है। इतनी फजूल हुकूमत पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सूबे में नहीं बनी जितनी उस्मान बुज़दार की है। मेरे ख्याल में लास्ट इसलिए मेरी बहन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मरियम की हुकूमत उससे कई सैकड़ों हजारों गुना बेहतर है, तो यू शुड अप्रिशिएट दैट। ठीक है, सायरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी बीच में, बिफोर आई गो टू द ब्रेक। मैं चाह रहा था आप जो ऐड करना चाह रही थी वो कर लीजिए, फिर उसके बाद आई टेक द ब्रेक। चलो जल्दी से मैं करती हूँ, मुझे बताएं, मतलब माशाल्लाह सब इतने सीनियर है, आप तो थोड़ा सा दाव पे सियासत के हमें भी आ गए हैं, वापिस से पुराना शुरू हो जाते हैं। 2018 में ये हुआ जब वो उनके बाप थे, फिर हमारे माई बाप हो गए, ये सारा कुछ हो गया। मतलब मैं किसी की पार्टी की वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे माई बाप हो गए। मैं एक अवाम में से मैं वो कर रही हूँ कि यानी कि भाई वो 2018 में यानी कि इन्हीं लोगों ने आना जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। 12 अरब की दुबई लीक्स आपको याद नहीं है, आपको पैनामा लीक्स याद नहीं है, आपको सारी करप्शन कोई याद नहीं है। ले देख के उस्मान बुज़दार के पीछे कौन थे? उस्मान बुज़दार के साथ कुछ मिठू साहब थे, और जो अलीम खान साहब का झगड़ा था, जो अभी आरडीए ने उनको 11,000 कनाल जमीन दी है, और फराह गोगी के ससुर तो इनकी पार्टी में है। तो मैं तर्जुमानी नहीं कर रही, मगर मैं आम 24 करोड़ में से एक बंदा करके हंसी आती है कि इस मीडिया पर बैठ के इंसान कोई सोल्यूशन बताए, कोई तुक की बात करे, इल्जाम दर इल्जाम, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। आप अभी ख्वाजा आसिफ साहब के बयान देख ले, मोहम्मद जुबैर के बयान देख ले, शाहिद खाकान अब्बासी ने आज मियां साहब को ऑफर दी है कि अगर वो उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, वो वैसे भी आजकल फ्री है। चले एक ब्रेक हम लेते हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली जो बात है ना, इस पे मैं वक्फे के बाद जरा इख्तियार वली साहब से पूछूंगा कि उनकी क्या राय। एक ब्रेक लेते हैं जी, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मुसर्रत साहिबा, इंडिया की पार्टी फंडिंग लेती रही है और ये वही पैसा है इख्तियार साहब के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, कि जो वहाँ पर आपने लॉबिंग फर्म हायर की हुई है अमेरिका में। और एक बात जो उन्होंने नहीं कही वो मैं ऐड कर देता हूँ, वरना इख्तियार साहब ने अभी नहीं तो कुछ देर के बाद कह देनी थी कि जी वही अमेरिका जिसको आप कहते हैं कि साजिश उसने की है, वहीं पर अगर आपके हक में कोई बात होती है तो आप उसकी यहाँ पर मिसालें दे रहे होते हैं।
हाँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है इख्तियार भाई ने। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने भारी भारी इल्जामात लगाए हैं, कानों से धुआं निकल रहा है, तो फिर आपको इद्दत वाले केस में खान साहब को अंदर रखने की क्या जरूरत है? बुशरा बीबी को करप्शन अगर उन्होंने कराई थी, बुज़दार के पीछे वो थी, और जो फराह होगी कि हमारे कान पक गए, आज के दिन तक पक रहे हैं, तो ये किसी रियासत के लिए इन सारे इल्जामात को हकीकत में कन्वर्ट करना, साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं आज तक आप लोगों ने कोई करप्शन के केस के ऊपर खान साहब को आज तक, बुशरा बीबी को आज तक आप लोग नहीं कोई ऐसा सॉलिड केस बना सके? और ये जो फॉरेन फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर ये हकीकत है तो इसमें तो फिक्स किया जा सकता था। तो आपको निकाह और इद्दत और इस तरह के केसेस का सहारा क्यों लेना पड़ा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, इस वक्त जो भी इन्होंने इल्जामात लगाए थे, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया। और अगर इनको लगता है कि मरियम साहिबा की मैंने मैंडेट की बात की थी कि वो अपना इलेक्शन जीत के नहीं आई, और वो अभी आपको पता है कि फॉर्म 47 अदालत ने मांग ली, के भी 45 अलीम खान साहब के भी और बहुत सारों के भी, मैं आई डोंट वांट टू गो ऑन चौधरी वगैरह एटसेट्रा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने मैंडेट की बात की थी, परफॉर्मेंस पे तो आप माशाल्लाह खुद ही आ गए। इसका सिर्फ वन लाइनर है कि अगर आपको लगता है ना कि ये परफॉर्मेंस ठीक है, तो ये किसी भी सियासी जमात के लिए, हमारी जमात के लिए बहुत खुशाइन बात है कि अगर आप इसको परफॉर्मेंस समझते हैं और आप इस पे खुश हो रहे हैं, सो प्लीज सेलिब्रेट इट, लेट पब्लिक डिसाइड। पब्लिक ने ही डिसाइड पहले भी किया है, और वो अगर वो आप लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इसमें जाती नहीं है कि सीएम कौन है, नून की गवर्नमेंट है, वफाक में भी, पंजाब में भी। अगर आप लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोगों को अवाम माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरह से एक्सेप्ट करेगी। आपको पता है कि अवाम ने बुरी तरीके से आप लोगों को, पहले भी जो आपकी 16 माह की गवर्नमेंट थी, और फिर बेहमाना जुल्म था, तशद्दुद था अवाम के ऊपर, जुल्म और जबर की जो दास्तानें रकम हुई, उसकी अगेंस्ट अवाम गए, और अवाम आपसे नाराज है, सख्त नाराज है। यही वजह है कि आपके जितने भी, जिस जमात से आपका ताल्लुक है, आपके तमाम सुपर लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, सब ने अपनी सीटें हारी हैं। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अवाम इस वक्त जो मुझे और आपको सुन रही है, उनको पता है कि उन्होंने वोट किसको डाला था, निकला किसका, कैसे रात को मरियम साहिबा ने सीसीपीओ ऑफिस का विजिट किया, किस तरह से माशाल्लाह से लोगों के ऊपर मजीद जुल्म करके। कभी पाकिस्तान की जितनी भी सियासी तारीख है मेरे भाई, आप बताओ याद करके या अपने बड़ों से पूछ के, 24-48 घंटे, 3-3 दिन रिजल्ट मेरे भाई लेट नहीं हुए। आप तो आवाम का मैंडेट लेके आए थे, शाम को तो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। और विक्ट्री स्पीच आपके लीडर ने क्यों माशाल्लाह से इनकारी हुए थे, और फिर अगले दिन क्यों उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी इतने तवक्कुफ के बाद? हालांकि जब इख्तियार वली साहब 5 बजे ही हो गई थी। एक और चीज, हमें बाजवा ने, लेट मी टेल यू वन थिंग, बाजवा की वजह से हमें जो 2/3 मेजॉरिटी अवाम की तरफ से मिलनी थी, उसको रोका गया। वो साबित हो गया। वो आज जुबैर उमर के, सॉरी, जो जुबैर हैं उनके, आप सुन लो, आप उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उस वक्त तर्जुमान थे और जो सारी डील के ब्रोकर थे, वो बता रहे हैं कि, और ख्वाजा आसिफ की वो टेलीफोनिक कॉल आप भूल गए, जिसको बाजवा ने खुद रिपोर्ट किया कि मुझे रोते हुए कॉल आ गई, हमारी सीटें उस वक्त भी, हमें हमारे से सीटें छीनी गई थी 2018 में भी, कि कहीं इमरान को सिंपल मेजॉरिटी मिल गई। जी इख्तियार साहब, इख्तियार साहब काफी मवाद आपके पास इकट्ठा हो गया है, सायरा साहिबा ने भी और मुशर्रफ साहिबा ने भी जो कहा है, तो काफी मटेरियल आपके पास। So let's be realistic, और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, प्लीज कैरी ऑन, हमें इसका सियासी फायदा होगा। ठीक जी। मुशर्रफ जमशेद चीमा ने जो बात की ना, मैं फिर इनको कहता हूँ, ये फिर कहती हैं ये खावर मानिका का केस, उस केस में हम मुद्दे ही नहीं है। और आपको अगर ज्यादा फिक्र है तो आप देखें, माशाल्लाह एक पार्टी में लीडर की हैसियत रखती हैं, आप कौमी असम्बली की मेंबर नहीं है, आपको जिरगा विरगा लेके चली जाए ना खावर मानिका के घर, उसको बोल दे कि बस छोड़ दो, भूल जाओ उस बीवी को। तो ये आप करें ये काम, थोड़ा सा कदम उठा ले, लोग राजीनामे भी करते हैं, तो आप जिरगा लेके आप करवा दें। और दूसरी बात में आपको, मेरा नहीं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई नहीं है। खावर मानिका को प्रॉब्लम होगा कि उसकी बीवी को बना, और मैं भी, मेरी ये दुआ है, सिर्फ ये पीटीआई पे मैं तंज के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई में जितने लोग हैं कि उनकी बीवियां और उनके घर सलामत रहे। मैं सारे मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ
कि उनकी बीवियों के साथ इस तरह ना हो या उनके शोहरों के साथ इस तरह ना हो जिस तरह इमरान खान ने खावर मानिका के साथ किया। देखिए, अगर आपको जनरल बाजवा ना लाता तो ये बात एक अल्टीमेट ट्रूथ है, ये साबित शुदा है कि आपकी हुकूमत नहीं बननी थी, के मैंडेट को चोरी किया गया था। आप इस बात पे हलफ नहीं उठाएंगे, मुझे पता है। हालांकि आप अपने पास अकेले में बैठकर इस बात को पीटीआई के अच्छा, आप वैसे हलफ उठाएंगे इख्तियार साहब? आपको कौन लेकर आया? आप कैसे आए? हमारे साथ पहले 6 साल पुराना मसला तो हल करें ना, आप नए मसले पे आ जाते हैं। आपकी दिलचस्पी इसमें ज्यादा है, थोड़ी दिलचस्पी उधर भी दिखाए ना, फिर मैं भी आपको ये करंट है और करंट होने के नाते इसमें करंट भी ज्यादा है। दूसरी बात ये, तो फिर आपने माजी में भी इस पे बोलना था ना जी, ये जो बोले जो सिलेक्टेड वाला मैंडेट इनके पास आया। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये सारा मैडम कह रही है कि सोल्यूशन की तरफ जाए, इल्जामात लगाना। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, मैं पॉलिटिक्स में हूँ स्टूडेंट टाइम से। मुझे किसी से, मैंने पाकिस्तान की सियासत को बेनज़ीर की जब आमद हुई थी, पाकिस्तान में वापसी जब हुई थी, मैं उस दौर से सियासत को देख रहा हूँ। जनरल ज़िया मुझे थोड़ा बहुत याद है कि उसकी हुकूमत थी, तो मुझे एक एक वाकया याद है। मैंने मुशर्रफ का मार्शल लॉ पूरा देखा है, मुझे सारी चीजें मालूम है, हुकूमतें कहाँ बनती थी, कहाँ से गिरती हैं, ये सब भी हमें पता है। मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत को 2-3 किस तरह गिराते हुए देखा, गिरते हुए देखा कि किस तरह उसको गिराया गया है। आपको पहले, सबसे पहले मैं दोनों ख्वातीन से मुल्तमिस हूं कि पहले आप खुद में जरा थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टच जो है ना, जिस तरह आपका लीडर एक मजहबी टच दिया करता था बातों को, अब थोड़े से आप डेमोक्रेट हो जाएंगे। ठीक, थोड़े से आपको धक्के पड़ेंगे। ठीक। मैं सायरा साहब की तरफ जाना चाह रहा था बिकॉज प्रोग्राम की क्लोजिंग में टाइम कम रह गया, लेकिन जाते जाते शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली जो बात है, जो ऑफर है, इसका भी जवाब दे दीजिए इख्तियार साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो ऑफर की है, और आपके आंसू हम पहुंचेंगे कि थोड़े से जरा आप हो जाएं डेमोक्रेट, आप जमहूरियत पसंद, क्योंकि आप उस एस्टेब्लिशमेंट को हाथ से पकड़कर पार्लियामेंट के अंदर ले आए थे। तो अब जो हो रहा है तो थोड़ा सा भुगते, थोड़ा सा बर्दाश्त। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली ऑफर का भी बता दें, फिर उसके बाद सायरा साहब की तरफ जाना है मुझे। याद रखें, आज बताता हूँ, आज मेरे सामने मैं बैठा हुआ था पीएम साहब की लॉबी में, और वहां से उन्होंने एक बार फिर अपोजिशन को दावत दी। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि इन लोगों को खुद इदराक होगा, ये आएंगे बैठेंगे तो फिर इनसे बात होगी। क्योंकि जितना इनको इज्जत दो, हम तो जमहूरी लोग हैं, रवादारी रखते हैं, तो इनको जितना इज्जत देते हैं इतना ये सर पे चढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की बात आप करते हैं तो मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो अपने एक नो मौलूद, उनकी जो पार्टी है जिसमें अभी तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा नामी गिरामी शख्स शामिल नहीं हुआ, वो अपना कद काट और अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ी कोई वो करना चाहते हैं कि मैं ऐसी बात करूं कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। मियां नवाज शरीफ को ठीक, दावत देने से पहले शायद खतरा बसद एहतराम, अगर नवाज शरीफ आपको वजीर आजम ना बनाता तो आप काउंसलर भी नहीं बन सकते। ठीक हो गया, मैं सायरा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी के बारे में कहा कि वो नौमौलूद। जी, एक जुमला बोलूं, एक जुमला, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्तकबिल का चौधरी निसार अली खान है। अच्छा, आपने नौमौलूद का और साथ कहा कि मुस्तकबिल के चौधरी निसार हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो आपने आज उनको नौमौलूद कह दिया है उनकी पार्टी को, यही आप इमरान खान साहब के बारे में किसी दौर में कहते थे टांगा पार्टी है, फिर वही पार्टी जो है वो हुकूमत में भी आई, तो फिर कोई पता नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जाकर अब से कोई 15 साल बाद, 20 साल बाद वो भी इक़्तिदार में आ जाएं। जी सारे साहब, क्लोजिंग कॉमेंट। जी जी, पहले एक बात का जवाब दे दूं। शाहिद खाकान अब्बासी का बोला है, मैं कितनी कि जो पुराने रुफका है वो छोड़कर जा रहे हैं। शाहिद खाकान हो गए, मिफ्ता हो गए, जुबैर साहब हो गए, अब्बासी साहब हो गए, आफरीदी हो गए, शेख रोहेल असगर साहब हो गए। मतलब ये तो बुरी बात है ना, इतने पुराने साथियों के साथ ऐसा करना। और दूसरी बात, अली मुमताज साहब जो सियासतदान है वो हमेशा गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपको भी पता होगा कि घर में अक्सर एक बच्चा होता है जो बहुत होशियार सा होता है और वो सबके साथ बना के रखते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि ये तो बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। तो सियासतदानों को आपस में एक दूसरे से कोई मसला नहीं है, जिनकी छतर छाया में वो होते हैं, प्रॉब्लम उससे है। और आखिरी बात, पहले इस पे प्रोग्राम कर दीजिए कि कभी भी जमहूरियत आमरीत के साये में नहीं पलती।
एक जमहूरियत आपकी जनरल अयूब के बाद आई, एक जनरल ज़िया के बाद आई, मुशर्रफ साहब के बाद 2-3 पार्टीज निकल आई, और उसके बाद फिर ये 2018 और फिर 2024 में तो अंत हो गया। ये सिस्टम ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा। खुदा जाने ये या तो इसको बदलना नहीं चाहते, या बस हल्की फुल्की सी जुम्बिश चाहते हैं और बदलना नहीं चाहते। वरना अगर सब एका कर लें तो मुल्क बहुत सही सिमत पर गामजन हो सकता है। लेकिन जो बुनियाद की जो ईंट है वो टेढ़ी लगी हुई है, इसलिए जितनी मर्जी कोशिश करें जो दीवार है वो तिरछी खड़ी होगी, सीधी नहीं खड़ी होगी। ठीक है, आपने छात्र छाया की बात की है। शायद मसला ये है कि इस छात्र छाया में जब कहीं कोई छेद होने लगता है तो हमारे सियासतदान उस छेद को होने से पहले ही बंद करने पर तैयार खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा साहबा कि आपने भी ज्वाइन किया। इख्तियार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुसर्रत साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।